गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। मैं हूं डी भवानी सिंह, पीजीटी बायोलॉजी, और मैंने आपके लिए बनाई है सुंदर और अट्रैक्टिव स्लाइड्स। सो सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज सी द फुल वीडियो एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर रिकॉर्डिंग। फर्स्ट डिजीज है माइस्थेनिया ग्रेविस। बेसिकली माइस्थेनिया ग्रेविस है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसकी वजह से बेसिकली हमारी स्केलेटल मसल्स हैं ये अफेक्टेड हो जाती हैं। और सबसे जो मेन रोल है इसमें जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, बेसिकली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहां न्यूरॉन्स और मसल्स एक दूसरे से अटैच होती है, उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। आप लोगों की बुक्स के अंदर आपने डायग्राम देखा ही होगा, इस तरीके से डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली इट इज़ ए नर्व एंडिंग और ये इस तरीके से मसल्स के साथ अटैच होती है। और जो सारी की सारी ये प्रॉब्लम है बेसिकली इसी पोर्शन में होती है, यानी जहां पर नर्व एंडिंग मसल से ज्वाइंट करती है, इसी एरिया को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, और इसकी वजह से बेसिकली क्या होगा, वीकनेस आ जाएगी, थकान महसूस होगी और फाइनली पैरालिसिस हो जाएगा स्केलेटल मसल्स का, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो वीक हो गया है। और बेसिकली ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, ये हमारे डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होती है, इसी वजह से डिजेनरेटिव है ये माइस्थेनिया ग्रेविस। और आप इसे समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। सेकंड है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी एक जेनेटिक डिजीज है और इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। जो स्केलेटल मसल्स हैं वो तेजी से वीक होने लग जाती हैं, कमजोर होने लग जाती है, जिसकी वजह से बॉडी के कुछ पार्ट्स के स्ट्रक्चर्स की शेप चेंज हो जाती है और साथ में जो मूवमेंट के जो फंक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। ये जो डिजीज़ है बेसिकली ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है और इससे सबसे ज़्यादा शोल्डर, बैक, आर्म, हिप्स, थाई और हमारी जो काल्फ मसल्स हैं बेसिकली ये अफेक्टेड होती है। इसकी वजह से चलते समय जब इन मसल्स का कंट्रोल नहीं होता तो फाइनली जो एक नॉर्मल पर्सन की जो मूवमेंट होती है वो चेंज हो जाती है। और इससे आप देख सकते हैं कि इससे शोल्डर भी अफेक्टेड होते हैं, हाथों में भी अफेक्ट होता है, थाइज में अफेक्ट होता है, काल्फ मसल्स जो हमारी पिंडली की मसल्स है इनमें अफेक्ट होता है, बैक मसल्स में भी हो जाता है, जिसकी वजह से जो बैक है उसकी शेप चेंज हो जाती है। हिप्स की मसल चेंज हो जाने से चलते समय जो जर्क्स होते हैं मूवमेंट में, तो इस तरीके की जो ये डिजीज है इसी को हम कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्योंकि इसमें मसल्स का जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है। आप इस पेज की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं थर्ड, टिटैनी। टिटैनी और टेटनस में डिफरेंस है। टेटनस एक डिजीज है जो जो कि अगर ब्लड में एक बैक्टीरिया है वो एंटर कर जाए, जिसकी वजह से माइक्रोबैक्टीरियम टिटैनी उसकी वजह से होती है बस। लेकिन टिटैनी जो डिजीज है ये बेसिकली मसल्स की डिजीज है और ये बहुत ही कॉमन डिजीज है। ये किसी के साथ भी हो सकती है। बेसिकली इसमें क्या होता है, मसल्स का रैपिड कॉन्ट्रैक्शन या स्पाज्म होता है। इसमें सबसे ज्यादा स्केलेटल मसल से ये अफेक्टेड होती है। ठीक है, इसमें रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये रैपिड कॉन्ट्रैक्शन आपने कभी फील किया होगा, आपकी थाई मसल्स में भी हो सकता है या आपकी काल्फ मसल्स में भी हो सकता है, इवन हैंड मसल्स में भी हो सकता है। बट ये सबसे ज्यादा उन्हीं को होता है जिनकी बॉडी फ्लूइड्स में कैल्शियम आयंस की कमी हो जाती है। ओके, कुछ ऐसे हैं अगर डाइट के अंदर कैल्शियम की कॉन्टिन्यूसली कमी होती चली जाए तो प्लाज्मा में भी कैल्शियम की कमी हो जाती है और फाइनली धीरे धीरे ब्लड में भी कैल्शियम की कमी हो जाती है। ऐसे में मसल्स हैं, इनको हेल्दी मूवमेंट के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। आप जानते ही हैं कि जो मसल फाइबर्स है इसकी आउटर जो कवरिंग है जिसे हम सार्कोलिमा कहते हैं, वहाँ पर कैल्शियम ही एंटर करता है, जिसकी वजह से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। बट अगर कैल्शियम की सीवियर कमी आ जाए तो ऐसे में जो मसल्स हैं वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में रिलैक्स नहीं हो पाती हैं एंड फाइनली दैट स्टेट इज कॉल्ड टेटनी। ठीक है, तो ये एक बेसिकली रैपिड कॉन्ट्रैक्शन है, ये किसी भी बॉडी पोर्शन में हो सकता है। आपके लिए मैंने डायग्राम अरेंज किया है, आप देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है अर्थराइटिस। ये वेरी कॉमन डिजीज है। बेसिकली जो वर्ड आइटिस है, बेसिकली आइटिस वर्ड है, इसका मीनिंग होता है स्वेलिंग। आइटिस मीन्स स्वेलिंग और अर्थो वर्ड है, इसका मीन्स होता है बोन्स। तो अर्थराइटिस का मीनिंग हुआ स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो स्मॉल जॉइंट्स है वो अफेक्टेड होते हैं
और ये एक बेसिकली रूमेटॉइड, इसकी भी अर्थराइटिस में एक कॉमन है कि ये दो टाइप में हमने डिवाइड किए, जिससे कि हम इसको और समझ सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक्स में तो सिर्फ कॉमन नेम है अर्थराइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, बट इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, इसमें हमेशा स्मॉल जॉइंट्स होते हैं, चाहे वो फिंगर्स के हों चाहे रिस्ट बोन के हों, ये सभी जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं। और ये एक ऑटो इम्यूनिटी डिजीज है, इसके बारे में आप 12th क्लास में और ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे। बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज से मीनिंग है कि अपने हमारी बॉडी की जो सेल्फ डब्ल्यूबीसी है वो हमारे जॉइंट्स के ऊपर अटैक कर देती हैं। हमारे जॉइंट्स के ऊपर जो प्रोटीन्स और मटेरियल है उसको वो फॉरेन बॉडी समझकर हमारी खुद की जो डब्ल्यूबीसी है उस पर अटैक कर जाती है, और इस अटैक की वजह से वहाँ पर स्वेलिंग क्रिएट हो जाती है। इसी वजह से हम इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये डिजीज नहीं कहेंगे, हम इसको डिसऑर्डर कहेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल फंक्शनिंग है डब्ल्यूबीसी का वो किसको किल करने का है, इसका नॉर्मल फंक्शन है कि ये सिर्फ पैथोजेंस को और बैक्टीरिया को किल करेंगी। बट जब डब्ल्यूबीसी खुद अपने ही जॉइंट्स और अपनी ही बॉडी सेल्स के ऊपर अटैक करती है, तो इसी को हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी डिजीज। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस किस तरीके की डिजीज है, और बेसिकली हम इसे कहेंगे जेनेटिक डिजीज है। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बाय ब्लड एंड क्रोमोसोम एंड डीएनए ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली ओल्ड एज में होने वाली डिजीज है, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन होती है वुमेन्स में और ओल्ड एज पेशेंट जिनकी डाइट्स के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है। ओके, और कुछ और दूसरी डिजीज भी हो सकती है जिसमें क्या होते हैं कि जॉइंट्स पर स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। ये जॉइंट्स कोई से भी हो सकते हैं, रिस्ट जॉइंट हो सकते हैं, एंकल जॉइंट्स हो सकते हैं और नी जॉइंट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट और लोकोमोशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी प्रॉब्लम फील होती है, रेडनेस होती है, इन्फ्लामेशन होती है और पेन होता है। तो ये सबसे ज़्यादा ओल्ड एज जो पीपल हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशान करती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स हैं उसके साथ में स्टीरॉइड्स हैं, इनको लेना पड़ता है, और साथ में डाइट कंट्रोल है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्टिन्यूसली जो इसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है, मूवमेंट देना पड़ता है, मसल्स हैं, और साथ में जो डाइट है उसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, ऑस्टियोपोरोसिस। तो पोरोसिस वर्ड तो आप जानते ही हैं, डेट मीन्स पोरोसिस मीन्स पोर्स इन द बोन्स। अच्छा, ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, और इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो बोन्स हैं दैट आर रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, लेकिन एज बढ़ने के साथ में अगर डाइट चेंज हो जाए और उसमें कैल्शियम मिनरल की कमी हो, तो धीरे धीरे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए कुछ जो लॉन्ग बोन्स हैं उनमें से कैल्शियम रिलीज हो जाता है और वो प्लाज्मा में सर्कुलेट होता रहता है। और फाइनली इसी वजह से होगा क्या, जब बोन्स में से कैल्शियम रिलीज हो जाएगा तो बोन्स पोरस हो जाएंगी। बोन्स में जो है जो होल्स होते हैं छोटे छोटे, आप देख सकते हैं कि नॉर्मल बोन्स है इसमें किस तरीके के हैं, क्योंकि बिकॉज इसमें साइज छोटा है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों हैं। बट अगर डाइट में कैल्शियम की कमी होगी तो बेसिकली कहाँ से कैल्शियम रिलीज होगा, बोन से, एंड फाइनली ये जो पोर्स हैं ये लार्ज साइज हो जाएंगे। इस तरीके से बोन पोरस हो जाती है, और यही इसी वजह से इस डिजीज को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, और ड्यू टू लो कैल्शियम डाइट। इसके अलावा एक कारण और है, कैल्शियम है, जो भी अगर डाइट में कैल्शियम की कमी होगी तो जो प्लाज्मा में जो कैल्शियम होता है कई बार जब ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन ये कैल्शियम भी यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है, और फाइनली तेजी से बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लगती है। इस तरीके से जो डिजीज है ये बहुत ज़्यादा कैरेक्टराइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके पीछे एक कारण और है कि अगर पैराथायराइड ग्लैंड का कोई डिसऑर्डर है, बिकॉज पैराथायराइड ग्लैंड है ये कैल्शियम लेवल को मैनेज करने में हमारे प्लाज्मा में सीरम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो सीधी सी बात है कि बॉडी में फ्लूइड्स के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, और फाइनली इट विल लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। अगर डाइट में भी कैल्शियम की कमी है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, और इसी की वजह से जो लॉन्ग बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं पोरस होने के कारण। और आपने सुना ही होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं, ओल्ड एज पेशेंट हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, चाहे वो वुमन हो चाहे वो मेल हो, अगर वो छोटा सा जर्क भी लगता है, ठोकर लगा के गिरते हैं या बिस्तरों से ही गिर जाते हैं, छोटी पोजीशन से ही उन्हें जर्क लगता है, तो बेसिकली उनके हिप जॉइंट्स, थाई जॉइंट्स हैं ये फ्रैक्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इनके पीछे जो रीज़न है दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। तो ओल्ड एज केस में कैल्शियम डाइट को प्रॉपर रखना चाहिए, रेगुलर मिल्क लेना चाहिए और रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए।
नेक्स्ट है गाउट। सिक्स डिजीज है गाउट। बेसिकली गाउट इस एक तरीके की डिजीज है जो सबसे ज़्यादा ओल्ड एज के पीपल्स को और इवन यंग एज पीपल्स को भी कई लोगों में ये अफेक्ट करती है, परेशान करती है। इसमें जो जॉइंट्स हैं उसमें स्वेलिंग हो जाती है और स्वेलिंग का पीछे जो रीज़न है दैट इज़ ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। अब आप कहेंगे सर यूरिक एसिड क्रिस्टल कैसे बने? बेसिकली हम अपने फूड में प्रोटीन डाइट लेते हैं और ये प्रोटीन अंदर बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होती है और इन प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं। जब ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स जब ब्रेकडाउन होते हैं इनसे प्यूरिन्स जनरेट होते हैं और जब ये प्यूरिन्स हैं ये प्यूरिन ही कन्वर्ट होते हैं। आपने प्यूरिन डीएनए के केस में आपने सुना ही होगा, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन बेसिस होते हैं। ये प्यूरिन जब मेटाबोलाइज होते हैं बॉडी के अंदर तो ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स में चेंज हो जाते हैं और फाइनली जब ये यूरिक एसिड क्रिस्टल बॉडी में यूरिन के साथ एक्सक्रीट नहीं होते तो धीरे धीरे छोटे जॉइंट्स के पास डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और फाइनली उनकी वजह से स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो हाई प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, बेसिकली नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं। उनमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की ये डिजीज गाउट डिजीज होने के चांसेस एज कंपेयर टू ए वेजिटेरियन डाइट 90% ज़्यादा होती है, क्योंकि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है और इससे का रिलेशन हमारे डाइट के साथ में भी है। तो अगर हम नेचुरल डाइट लेंगे, प्रोटीन्स लेंगे, तो ऑर्गेनिक प्रोटीन्स हैं उनका मेटाबोलाइज होना ज़्यादा इजी है। ओके, साथ में ये जो डिजीज़ है ये बेसिकली एंकल को, नी को, बैक और हिप जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। आप देख सकते हैं कि एक ये नॉर्मल फीट है और इस जॉइंट के अंदर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो गए हैं जिसकी वजह से स्वेलिंग आ चुकी है। ऐसे में इनमें रेडनेस और पेन भी होगा और जो मूवमेंट है जॉइंट्स का, वो फ्लेक्सिबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी और फाइनली मूवमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उठने बैठने में प्रॉब्लम होगी और ये प्रॉब्लम सर्दियों में बहुत ज़्यादा, विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में इनको अगर हॉट वाटर बाथ लिया जाए तो इसको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। ओके, इसमें सीवियर पेन होता है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है और इनके ट्रीटमेंट्स में भी ड्रग्स और स्टीरॉयड्स लेना ज़रूरी है। तो आप जान सकते हैं कि ये सभी डिजीज़ हैं, ये हमारी मसल्स और जॉइंट्स की डिजीज़ हैं। आप इन सभी के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार दोबारा आपको फर्स्ट पेज से शो कर देता हूँ। फर्स्ट डिजीज़ थी माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस जो कि स्केलेटल मसल्स की डिजीज़ थी, ऑटोइम्यून डिजीज़। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें स्केलेटल मसल्स वीक हो जाती हैं। थर्ड थी टिटैनी जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है कैल्शियम मिनरल की वजह से और स्केलेटल मसल्स अफेक्टेड होती हैं। फोर्थ है अर्थराइटिस, वेरी कॉमन स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, ये दो टाइप की है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। फिफ्थ है ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें बोन्स में पोर्स हो जाते हैं, ये डाइट रिलेटेड और ओल्ड एज रिलेटेड डिजीज है। सिक्स्थ है गाउट, ये इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स है जिसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। आई एम डी भवानी सिंह, पीजीटी बायोलॉजी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज सी द फुल वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।